Hello student, in my last lecture I told you about the various points of collision theory of reaction rate. In this lecture I show you how this theory calculate rate constant of a reactions theoretically. Let's take a bimolecular second order reaction 2HI form H2 plus I2. It is a second order reactions. Second order reactions. To these second order reactions, I apply this collision theory to calculate rate constant. As the reaction is second order, I can write the rate as rate of minus D concentration of HI divided by dt equal to K. कैलकुलेट करेंगे इसलिए K कैलकुलेटेड मैंने लिख दिया है इनटू कंसंट्रेशन ऑफ HI सेकेंड ऑर्डर जैसे मैंने बोला तो इसे स्क्वायर कर दिया। एक्चुअली मैं इस K कैलकुलेट को थ्योरेटिकली निकालना चाहता हूँ, इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो इसी चीज़ का डेमोन्स्ट्रेशन है इस क्लास में। देखिए कोलिजन थ्योरी के हिसाब से HI का कुछ एजम्पशन मान लेते हैं। लेट सिग्मा बी द मॉलिक्यूलर डायमीटर की जरूरत पड़ेगा, मॉलिक्यूलर डायमीटर का, मॉलिक्यूलर डायमीटर ऑफ HI, मॉलिक्यूलर डायमीटर ऑफ HI, मॉलिक्यूलर डायमीटर ऑफ HI। फिर से मुझे जरूरत पड़ेगी n का, n मान लेते हैं, ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए मोल नहीं है, ये मॉलिक्यूल्स है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 cc, आप यूनिट ध्यान दीजिएगा, मैंने सेंटीमीटर में लिया है 1 cc। और एवरेज वेलोसिटी जरूरत पड़ेगा, चूंकि ये थ्योरेटिकली कैलकुलेट हो रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी जो HI का है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं 8/π RT डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, इसके लिए m वर्ड लिख दिए। तो इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। इनसे अगर ये चीज़ें मुझे मालूम हो तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ Z, दैट इज नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग प्लेस, जिसको कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी बिटवीन HI, इसे Z11 लिखते हैं क्योंकि दो सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन होगा। तो इसका जो फॉर्मूला फॉर्म होता है ये 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर, एवरेज वेलोसिटी लेते हैं और n का ये स्क्वायर कर दिए। ये एक्सप्रेशन हो गया कोलिजन फ्रीक्वेंसी का कि इन यूनिट वॉल्यूम टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने हो रहे हैं। तो मुझे कोलिजन की संख्या मालूम चल गई कितने जो कोलिजन है। अब ये जो कोलिजन्स हैं, इस कोलिजन में इफेक्टिव कोलिजन्स निकालना होगा, तो मैं इसको Z एक्टिवेटेड लिख रहा हूँ। Z एक्टिवेटेड ये वो नंबर ऑफ कोलिजन्स हैं Z एक्टिवेटेड जो कि इफेक्टिव है, यानी कि उनके कोलाइड करने से प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसे हम निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा, अगर हमें Z11 पता हो तो e⁻⁻ EA डिवाइडेड बाई RT से, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया था इस पॉइंट को। अब आइए इसमें जरा सा इसकी वैल्यू रख करके जरा Z एक्टिवेटेड का फॉर्म देखें कि कैसे आता है।
तो यहाँ पर सिंपली ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर, और वो भी वैल्यू रख देता हूँ 8/पाई RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये टर्म आ गया, ये एन स्क्वायर भी यहाँ पर है, एन स्क्वायर। अब ये वाला टर्म एक्सपोनेंशियल का e⁻⁻A अपॉन RT। तो ये इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन्स आ गए थ्योरेटिकली, जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। और हम जानते हैं कि नंबर ऑफ ये कोलिजन्स 99% बाई मॉलिक्यूलर होते हैं। मीन्स जब एक कोलिजन हो रहा होता है, जब हम इसको ये बोलते हैं कि ये वन कोलिजन है, अगर ये वन कोलिजन है तो इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो गए, एक कोलिजन्स में 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो गए। यानी रिएक्शन में एक्चुअली पार्ट करने वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर निकालेंगे तो मुझे उसे डबल करना पड़ेगा, और चूंकि वही मॉलिक्यूल्स डिके कर रहे हैं, यानी कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं और वही कंज्यूम भी हो रहे हैं, तो अब जो मेरा जो रेट एक्सप्रेशन होगा, यानी कि -dn नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ HI अपॉन dt, ये जो रेट का एक्सप्रेशन होगा ये बता रहा है कि 1 सेकंड में कितने मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, और वो एक्टिवेटेड कोलिजन की संख्या से निकल आएगा। तो इसे हमें ट्वाइस करना पड़ेगा, वो जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी आया है वो जो उससे हमें ट्वाइस करना होगा। तो यानी कि मैं 2 × 1/√2 लिख दूँ, ये पाई हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, और ये वैल्यू स्क्वायर रूट में 8RT बाय पाई m। यहाँ पर c स्क्वायर को लास्ट कर देता हूँ, क्यों n स्क्वायर को यहाँ पर जो है, ताकि वो बाद में फिर कन्वर्ट करने में काम आएगा। तो ये e⁻⁻A/RT हो गया, और एक टर्म जो बचा हुआ है ये यहाँ पर आ गया n स्क्वायर। तो ये हमें मिल रहा है कि थ्योरेटिकली हम अगर कोलिजन थ्योरी के अनुसार से निकालें तो पर सेकेंड इतने मॉलिक्यूल्स वाकई में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब इसमें है क्या कि ये जो है वो नंबर ऑफ मोल है, और वहां पर जो हमने रेट एक्सप्रेशन लिखा था, देखिए मैं वो रेट एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, उसमें कंसंट्रेशन यूज किया था, कंसंट्रेशन ऑफ HI/dt। ये जब कंसंट्रेशन करेंगे उस समय मेरा ये रेट कांस्टेंट की कैलकुलेटेड आया था, रेट कांस्टेंट के कैलकुलेट आया था। और अब हम इस जगह पर जो लिखते हैं ना, वो कंसंट्रेशन HI, मैंने बोला था ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसके जो भी कंसंट्रेशन होंगे उसके स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है ये नंबर में है, और नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है वो कंसंट्रेशन में है। तो मैं इस बात का ध्यान रखना होगा, और वो नंबर जो है वो 1 सेंटीमीटर में है, तो क्यों ना उस से हम कंसंट्रेशन निकालें। तो कंसंट्रेशन जो हम HI का जब निकालेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ HI, तो मुझे नंबर तो मालूम है n, लेकिन ये 1 सेंटीमीटर, इसको एवोगाड्रोस नंबर से मैं डिवाइड करके पहले मैं इसे मोल में कन्वर्ट करूंगा। ये मोल आ गया, और सिंस इसे मैंने 1 ml में माना था ये नंबर, तो इसको मैं यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये जब 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कंसंट्रेशन टर्म बन गया, जहां पर Na तो आपको क्लियर होगा एवोगाड्रोस नंबर है, क्योंकि ऊपर का एक्सप्लेनेशन ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में था और यहाँ मैंने मोल में कन्वर्ट किया, इसीलिए एवोगाड्रोस नंबर की जरूरत पड़ी है, एवोगाड्रोस नंबर इसकी जरूरत पड़ी है। अब आइए इससे हम इस टर्म को, क्योंकि यहाँ पर DCHI यानी मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वो टर्म देखिए किस तरह आ जाएगा, और निकालना चाहते हैं इससे DCHI
उसी को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। डी सी एच आई बाई डी टी जब हो जाएगा तो ये टर्म मैं 1000 को इस तरफ ले देता हूँ, 1000 ऐसे आ गया, और एवोगाड्रोस नंबर तो है ही, ये तो कांस्टेंट है एन ए। अब यहाँ पर ये जो है वो डी एन बाई डी टी का टर्म आ जाएगा, और ये जो एन है वो नंबर है। अब यहाँ ऊपर से मैंने डी एन आई एच आई का जो एन है वो यहाँ पर लिखा है, तो अगर मैं दोनों साइड माइनस लेकर के इसको कर दूं और ऊपर यहाँ का सी का टर्म अगर रिप्लेस कर दूं, तो देखिए ये टर्म कैसे आएगा। अगर हम माइनस के फॉर्म में लिख दें तो तभी वो इससे इक्वेट हो पाएगा। यानी कि अब मैं निकालने जा रहा हूँ माइनस डी सी एच आई डिवाइडेड बाई डी टी, और इधर देखिए इस कांस्टेंट को रहने दीजिए यहाँ पर 1000 डिवाइडेड बाई एन ए। अब ये माइनस है तो मुझे इसका माइनस का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, और ये माइनस का वैल्यू जो है अगर हम पुट करेंगे तो ये देखिए इस माइनस का वैल्यू इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर तो माइनस ही रहेगा, नेक्स्ट में इसको हटा देते हैं। यहाँ पर ये माइनस का टर्म है और ये माइनस का टर्म को सीधे रिप्लेस ही कर देता हूँ, तो ये देखिए वो टर्म आ जाएगा इनटू ये √2 का टर्म ऊपर आएगा। ठीक है, वो जो डबल से मल्टीप्लाई किया था यहाँ से ये कट करके √2 ऊपर आ जाएगा। ये यहाँ पर पाई कांस्टेंट है, सिग्मा मॉलिक्यूलर डायमीटर है, ये भी कांस्टेंट है, पाई सिग्मा स्क्वायर। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है उसमें देखिए वो एवरेज वेलोसिटी वाला है, उसमें तो कोई चेंज नहीं करेंगे। √8 RT अपॉन पाई एम। अब e टू द पावर जो टर्म था उसे भी एज इट इज लिख देता हूँ, e टू द पावर माइनस EA डिवाइडेड बाई RT। बताना ये चाह रहा हूँ बार बार कि यहाँ पर ये टर्म n है और n को यहाँ से रिप्लेस करना पड़ेगा मुझे। n को रिप्लेस करूंगा तो टर्म क्या आ जाएगा, ये तो ऊपर चला जाएगा, रिवर्स एवोगाड्रोस नंबर ऊपर आ जाएगा Na, और नीचे यहाँ पर 1000 आ जाएगा। इस पूरे का होल स्क्वायर करना, क्योंकि सी के स्क्वायर है ना वहाँ पे, ये स्क्वायर हो जाएगा और तब यहाँ पर सी के स्क्वायर का टर्म आ जाएगा। अब ये जो एक्सप्रेशन आया हमारे पास ये ऊपर वाले से मैच कर रहा है, मतलब ऊपर वाले से मैच कर रहा मीन्स ये रेट लॉ जैसा दिख रहा है, ताकि मैं उससे के मुझे कैलकुलेट करना थ्योरेटिकली ना, तो ये इसके ये कोलोजन नंबर से ये के कैलकुलेट हो जाएगा इस टर्म से। अब इसको के को देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, सिंप्लीफाई कर देता हूँ, कुछ टर्म कैंसिल होने वाले हैं, इससे सुविधा हो जाएगा। डी सी एच आई अपॉन डी टी, एच आई अपॉन डी टी, दिस इक्वल टू, ये ऊपर नीचे है, एक टर्म तो कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म यहाँ पर बच जाएगा। तो उस टर्म को जो सबसे पीछे है उसको आगे ले आता हूँ, तो एक ही Na बचेगा, देखिए एक कैंसिल हो जाएगा Na और यहाँ पर 1000 बच जाएगा। ये मैंने लास्ट वाला काम कर दिया जो अलग से था। अब √2 तो रहेगा ही, ये √2 है, पाई भी रहेगा, सिग्मा स्क्वायर भी रहेगा, और ये टर्म भी रहेगा, ये तो एवरेज वेलोसिटी है, 8 RT बाई पाई एम, वो टर्म हो गया। अब e टू द पावर माइनस ए बाई RT के साथ अब सिर्फ सी स्क्वायर यहाँ पर आया, और अब इस एक्सप्रेशन को हम किससे इक्वेट करने वाले हैं, इस एक्सप्रेशन से। दोबारा मैं लिख रहा हूँ वो एक्सप्रेशन सी एच आई डिवाइडेड बाई डी टी, ये इक्वल टू हो जाएगा के कैलकुलेटेड इंटू सी स्क्वायर। अब ये देखिए मैं इसी दो एक्सप्रेशन की बात कर रहा था, ये दोनों एक्सप्रेशन सिमिलर हैं। ये ऊपर वाला टर्म जो है
ये आपका कोलोजन से पूरा ड्राइव्ड है कि कितने मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, उसमें कितना एनर्जेटिकली एक्टिव है, बोल्ट्जमैन इक्वेशन का यूज किया, वो सारा चीज। और नीचे वाला ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है। अब इस दोनों एक्सप्रेशन से आप समझ सकते हैं कि ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। यही कोलिजन थ्योरी का एप्लीकेशन है। कोलिजन थ्योरी से हम ये कोई रिएक्शंस को कोलाइड जो कर रहे हैं उससे हम रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पर अगर हम इससे लिखना चाहेंगे तो एवोगाड्रोज नंबर दिख रहा है वहाँ बगल में √2 है, इसको लिख करके यहाँ पर 1000 कर देगा, ये 1000 का टर्म रह जाएगा। ये यहाँ पर पाई आ जाएगा, पाई सिग्मा स्क्वायर बच गया, और यहाँ पर ए आर टी सॉरी ए आर टी बाई पाई एम इंटू ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी, ये हमने ड्राइव कर लिया। यही इसका मोटिव था कि आप कोलोजन थ्योरी से कैसे ये रेट कांस्टेंट का निकालेंगे। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि ये HI है, इस HI के कुछ डाटा को मैं रिफर करके डालता हूँ। जैसे अप्रोक्सीमेटली HI का जो सिग्मा है वो 3.5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। आप अगर एक्टिवेशन एनर्जी आप अप्रोक्सीमेटली ले लीजिए 44 किलो कैलोरी, ये दो हमने रख दिया, और टेम्परेचर आप 550 केल्विन ले लीजिए, इस आसपास में जब ये रिएक्शंस का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है। तो इसके वैल्यू को रख करके अगर हम के निकालते हैं, के कैलकुलेट करते हैं, तो उसका जो वैल्यू आती है मैथमेटिकली वो आती है लगभग 5.2 10 टू द पावर, ये मैं टाइम सेव करने के लिए डाटा कोड कर दे रहा हूँ, 10 टू द पावर -7 लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, जो इसका यूनिट के फॉर्म में होगा। ये तो इससे हमने कैलकुलेट किया थ्योरेटिकली। अब ऑब्जर्व वैल्यू यहां से लिखता हूं कि ऑब्जर्व वैल्यू जो इसका देखा गया है वो जो है आपका 3.5 10 टू द पावर -7 लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आप ये देखिए कि ये ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड कितना क्लोज आ गया। यही कोलिजन थ्योरी के सक्सेस का पॉइंट था कि वो उसकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो ऑब्जर्व से मोस्ट ऑफ द केसेस में मैच करती है। अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं कि अगर ये कोलिजन्स दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में होता है, यहाँ तो सिमिलर मॉलिक्यूल थे दोनों HI, तो दोनों HI होता तो उस केस में हमारा Z का एक्सप्रेशन बदल जाता। तो उसको मैं ऐसे अगर मैं लिख दूं कि A और B ऐसे दो बाइमोलिकुलर कोलिजन्स आ रहे हैं, ऐसे दो बाइमोलिकुलर कोलिजन्स आ रहे हैं, तो उस केस में अगर प्रोडक्ट कोई बन रहा हो तो यहाँ तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में है। अगर हम ऊपर का सारा वर्क इसके लिए करें तो इसके लिए जो रिजल्ट आ जाएगा इसके लिए जो K इक्वल टू रिजल्ट आ जाएगा, इसमें ये पाई हो जाएगा यहाँ पे, और सिग्मा दोनों का A और B का एवरेज का स्क्वायर लेना पड़ेगा। वो मैंने छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, यहाँ लिख देता हूँ मैं से, एवोगाड्रोज नंबर था ना वो छूट गया, एवोगाड्रोज नंबर बाय 1000। ये आपको ध्यान होगा इसमें √2 नहीं आएगा, इसलिए यहाँ मैंने लिख रहा हूँ। आपके डेरिवेशन में देखेंगे √2 का फ्रैक्शन तब आता है जब सिमिलर मॉलिक्यूल्स होता है, तो इसलिए उसकी यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर 8 RT अपॉन पाई, यहाँ पर मैं दोनों का रिड्यूस मास पुट करना पड़ेगा, इनका रिड्यूस मास यहाँ पे पुट करेंगे तब उस केस में ये आ जाएगा। तो ये जो रेट कांस्टेंट आएगा कैलकुलेटेड, ये तब आएगा जब ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल है। तो ये इसके लिए मैं रेट कांस्टेंट लिख दे रहा हूँ। अब आइए जरा आर्हेनियस के एक्सप्रेशन से कंपेयर करें कि आर्हेनियस के एक्सप्रेशन से ये क्या आता है।
तो आर्हेनियस के एक्सप्रेशन में आप अगर कंपेयर करेंगे तो आर्हेनियस में जो k लिखा गया है वो k इंटू ए ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। यहां पर a को जो है हम इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर मानते हैं। इसे हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करेंगे ऐसा क्यों आर्हेनियस में कहा गया है कि टेम्परेचर से। अभी मैंने जो कैलकुलेट किया है कोलोजन थ्योरी से, उसमें साफ दिख रहा है। यहाँ पर देखिए टेम्परेचर का टर्म T है, ये आप यहाँ देखिए ये टेम्परेचर का टर्म T है, तो T टेम्परेचर का टर्म है, लेकिन आर्हेनियस में ये नहीं है। इसका मतलब इसके रिजल्ट और आर्हेनियस के रिजल्ट दोनों डिफरेंट होने चाहिए। जरा इसको ऐसे एनालाइज करते हैं कि ये जो A का टर्म है, अगर मैं पहले एक्सप्रेशन लिख दूं वो सिमिलर HI वाला, या ये सामने जो मैं उससे बढ़ जाता हूँ, चलिए इसी से बढ़ जाता हूँ। इस एक्सप्रेशन को, इस पूरे को मैं इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करूँ तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इक्वल टू हो जाएगा पाई सिग्मा ए बी स्क्वायर एवोगैड्रोस नंबर बाई 1000। ऊपर मैंने k के टर्म में ये यहाँ पर एक्सपोनेंशियल वाला टर्म मिसिंग है। एक सेकेंड, ये एक्सपोनेंशियल वाला टर्म इसको डाल देता हूँ। ये हो जाएगा e टू दी पावर माइनस ये अपॉन आर टी। अब इसे मैं ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ, ये देखिए। और अब मैं यहाँ पर इस टर्म को छोड़ दूंगा और बाकी टर्म लिखूंगा। इसी से पता चला कि वहां पर टर्म छूट गया था। तब ये 8 आर टी बाई पाई म्यू जो है ये हमारा हो जाएगा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर जो है वो आर्हेनियस का। लेकिन यहां पर टी का टर्म है और वो टी इंडिपेंडेंट है, फिर दोनों सेम कैसे हुआ ये देखिए। अब मैं इसको अलग कर देता हूं। अब मैं ए को लिख देता हूं ए डैश इंटू स्क्वायर रूट टेम्परेचर। मैंने ये टेम्परेचर का टर्म निकाल के बाकी कांस्टेंट को अलग कर दिया, सो दैट आपको ये लगे कि हमने ये टेम्परेचर को भी कंक्लूड कर दिया है। और अब जो उसका फॉर्म में लिखूंगा कि अब अगर इस फॉर्म में अगर इस k को लिखा जाए तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a डैश रूट टी ई टू दी पावर। ये देखिए आर्हेनियस का जो टर्म है ना, सॉरी, ये जो कोलोजन थ्योरी का जो टेम्परेचर वाला टर्म है उसको आर्हेनियस इक्वेशन की तरह इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ, ये रूट 2 को लेकर ये अपॉन आर टी हो जाएगा। और अब अगर मैं इसका लॉग लेता हूँ और लॉग लेके जैसे कि वहां पर ग्राफ कैलकुलेट करते मैं उस तरफ बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर ln अगर k कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर ln a डैश आ जाएगा, और चूंकि वहां पर रूट है तो ये पावर में हाफ आ जाएगा ये, और ln t बच जाएगा, पावर को मैंने इधर कर दिया, और ये आ जाएगा सिंपली a बाई आर टी। ये देखिए इससे ये लगता है कि ln k वर्सेस 1 बाई टेम्परेचर ग्राफ नेवर स्ट्रेट लाइन, नेवर स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती। लेकिन आप अगर इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये इसका रीजन क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन मिल रहा है कि ये जो टर्म है हाफ ln 2t, ये लॉग लिया हुआ टर्म है। ये टर्म जो है ना वो वेरी स्मॉल, कैन बी नेग्लेक्टेड। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं कैन बी नेग्लेक्टेड, कैन बी नेग्लेक्टेड। तब आप
देखेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। ln k इक्वल टू ln a, ये माइनस ए बाय आर टी। इस वजह से ये लगता है कि फ्रीक्वेंसी फैक्टर हमारा टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट, तो एक्चुअली टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू इतनी नेग्लिजिबल आई है कि हम कैलकुलेशन में ऑलमोस्ट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मान के ही कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर हमें आर्हेनियस को टेम्परेचर डिपेंडेंट मानना पड़ेगा तो उसे हमें ए से फ्री करना पड़ेगा, तभी वो एक्सप्रेशन हो जाएगा। यानी कि टेम्परेचर डिपेंडेंट आपको आर्हेनियस इक्वेशन में लिखना है। टेम्परेचर डिपेंडेंट आर्हेनियस, पहले मैं आर्हेनियस इक्वेशन लिख दूं, ए इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। आप अगर इसका लॉग लेंगे तो ln k हो जाएगा, यहाँ पर ln a हो जाएगा और ये माइनस ए बाई आर टी हो जाएगा। अगर आप इसको टेम्परेचर से डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये a का टर्म खत्म हो जाएगा, यानी ये यहाँ पर इसको भी डिफरेंशिएट कर दो, 1 बाई के हो जाएगा, डी के डिवाइडेड बाई डी टी। देखिए ln k को डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, ये बाई आर और यहाँ टी स्क्वायर हो जाएगा। इस टर्म को देखिए, ये आर्हेनियस इक्वेशन का वो फॉर्म है जो हम टेम्परेचर डिपेंडेंट के लिए यूज करेंगे। टेम्परेचर डिपेंडेंट के लिए हम इस वाले एक्सप्रेशन को यूज करेंगे, डिपेंडेंट। तो इस वाले इक्वेशन को यूज करना चाहिए अगर हम टेम्परेचर के साथ के को स्टडी करना चाहते हैं। और जब हम इस वाले फॉर्म से काम करेंगे तो यहाँ पर ए को मान लेंगे हम कि वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो ये मैंने कोलिजन थ्योरी से थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हुए ये समझाने की कोशिश किया है कि कैसे हमारा कोलिजन थ्योरी जो है थ्योरेटिकली रेट कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता है। थैंक यू।